हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई डेली 10 टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मैकेनिक्स और हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द डायमेंशंस of quantity half epsilon naught E square, where epsilon naught is permittivity of free space and E is the electric field are। चार में से एक ऑप्शन सही है, वो बताना है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आपको दिया गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी क्या है। ये क्वांटिटी है एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा एनर्जी होता है, वहां पर हम लिखते हैं बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये भी एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये है क्या? एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। एवरेज है लेकिन एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायमेंशन यदि निकालना है तो हमें किसका डायमेंशन निकालना होगा? एनर्जी का डायमेंशन निकालना होगा, उसको डिवाइड करना होगा वॉल्यूम के डायमेंशन से। तो एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है? एनर्जी क्या है का डायमेंशन वही होता है जो फोर्स का होता है, और फोर्स का डायमेंशन होता है, एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है, और वर्क का डायमेंशन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब वॉल्यूम है, ये तो इसका डायमेंशन L3 होता है। यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं ML2, ML2 नहीं ML T-2। अब उसमें से D जो है लेंथ जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ML2 T-2 L3 एक साथ लिखें तो ऐसे लिखेंगे। ये आ गया आपका ML-1 T-2। मास में इसका डायमेंशन कितना है? 1, लेंथ में -1 और T में -2। मास में 1, लेंथ में -1 और T में -2। ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर जो है इसके लिए होगा, यही आंसर जो है सो इसके लिए होगा, दोनों के लिए सेम होगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, हम जो है ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम दिखाते हैं दूसरे के फॉर्म में लिख के। यहाँ पर देखिए बी जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लिख सकते हैं E/c। सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ पर हम उसको लिखने चलते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई के जगह पर हम रिप्लेस करते हैं, ई क्या हो जाएगा यहाँ से? BC होल स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और इधर B स्क्वायर C स्क्वायर। और C का जो वैल्यू है वो कितना होता है? C का वैल्यू, ये परमिटिविटी, और ये क्या है? परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी स्पेस का है, वैक्यूम का है, ये दोनों के रेस्पेक्ट में होता है। ये होता है 1/√ओवर म्यू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर C जो स्पीड का लाइट है वैक्यूम में है, तो यहाँ वैक्यूम में इस दोनों को प्रॉपर्टी लेंगे। यदि किसी दूसरे मीडियम में है तो हम यहाँ पर उस मीडियम का परमिटिविटी और परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का प्रोडक्ट इस तरह से लेंगे। तो C स्क्वायर को वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये एप्सिलॉन 0/2 हुआ, ये B स्क्वायर हुआ, और C स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। देखिए C स्क्वायर क्या आ रहा है? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया और आपके पास जो बचा हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये है आपका एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों ही सेम है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और हाफ B स्क्वायर बाय म्यू एप्सिलॉन नॉट दोनों एग्जैक्टली सेम हुआ। ओके, इस क्वेश्चन में तो केवल डायमेंशन बताना था, ज्यादा कुछ तो बताना था नहीं, लेकिन मैंने डायमेंशन से आगे भी आपको ये बता दिया। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड उसका क्या है? 0, एंड मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इट्स एक्सलेशन ए वेरीज विथ टाइम, एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सलेशन जो है सो टाइम का फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है? यहाँ पर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 3t² + 2t।
निकालना क्या है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, तो इनिशियल इसका पोजीशन कहाँ पर है, ओरिजिन है, व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, पोजीशन बताना है, पोजीशन बताना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना होगा, यही क्वेश्चन है आपका। आपको जो पूछा गया है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये पोजीशन जो है सो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लाइक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है तब लाइफ इजी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पोजीशन पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो भी लाइफ इजी है। जब वो आपसे स्केलर क्वांटिटी पूछता तो लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि तब वहां पर आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए यहीं पर एक ही रास्ता में चल रहा है, मैंने केवल डायरेक्शन दिखा दिया कि उलट के आ रहा है, ऐसे पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और फाइनली यहाँ पर आया, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, आप ए बताओगे, राइट, ये डिस्प्लेसमेंट आपने बता दिया। डिस्टेंस पूछेगा तो आपको S1 प्लस S2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन चेंज किया इसने, इसका जो वेलोसिटी है उसका पहले डायरेक्शन किधर है, राइट में, और इधर हो गया लेफ्ट में वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कहीं पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हमें उस जगह पर जाकर एक वैल्यू ये निकालना पड़ेगा, और जहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लिया वहां पर हमको में ये निकालना पड़ेगा। ये देखिए एक ही लाइन में चल रहा है, कभी राइट चलता है कभी लेफ्ट चलता है, तो यदि राइट चल रहा है तो राइट चलते चलते कहीं पर जाकर रुक जाएगा, और रुकने के बाद में वो लेफ्ट चलना शुरू करेगा। तो उस पॉइंट पर तक जो है हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और फिर इधर जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और ये दोनों को ऐड करेंगे, तब हमारा जो है सो डिस्टेंस निकलेगा। तो डिस्टेंस में ये झमेला है, राइट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई झमेला नहीं है, ये पोजीशन में कोई झमेला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपने जो भी फार्मूला पढ़ा है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो सब तब फार्मूला काम करता है जब ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन यदि ये कांस्टेंट नहीं भी है तो ए को आप लिख सकते हो ना dv बाई डी टी, जब कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके जो कुछ भी लाते हो वो फाइनल जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, वो या तो पोजीशन आएगा या तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वहां पर स्पीड नहीं आता, डिस्टेंस नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा कि यदि आपसे एक वेक्टर क्वांटिटी पूछा है तो लाइफ इजी है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या पूछा है, हाँ, हमसे एक्सलेशन दे दिया है, हमें वेलोसिटी पूछा है, पोजीशन पूछा है। देखिए सबसे पहले जो है ये पोजीशन रहता है, इसको एक बार यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, और एक बार और डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सलेशन। पोजीशन दिया हुआ है, वहां से एक्सलेशन गए डिफ्रेंशिएशन करते हुए, इसका उल्टा जाना है, उल्टा जाना है तो क्या करेंगे, एक्सलेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, अब वेलोसिटी पहले जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वेलोसिटी पता हो जाएगा तो हम फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वेलोसिटी को, हमें पोजीशन मिल जाएगा। नहीं, इधर से जाना है, इंटीग्रेट करते हुए जाना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करते हुए जाना है और बिना कुछ सोचे समझे जाना है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन फाइनली पूछा गया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले जो है वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कितना हुआ, ये हुआ डी टी टाइम्स ए, और इसको डी भी लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिखने से क्या होगा, आप यहाँ बोलोगे आप कहाँ से ला रहे हो, बहुत सिंपल है, ये इक्वल टू डी बी बाई डी टी कर ले, आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिशियन को बताइएगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, डी बाई डी टी का ऑपरेटर है जिसको आप तोड़ नहीं सकते डी बी बाई डी टी, लेकिन एक स्टेप आने के बाद ये बिल्कुल यही आता है, तो हम उतना स्टेप क्यों चलने चले, यहीं पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिशियन को नहीं बताने का है, नहीं तो डंडा से मारेगा। तो अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो है उसको हम रखते हैं कि इनिशियल कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना है, स्टार्ट किया है जीरो पर, तो वेलोसिटी इसका टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, और टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी कितना है, कुछ भी होगा मान लेते हैं। आगे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका वैल्यू हो गया भी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो गया, वो तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा पहले, इधर डी टी है और ये की जगह पर 3t² प्लस 2t है, लिमिट है 0 टू t, सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू, ये आ गया आपका t³ बाय 3 और ये 3 खत्म हो गया, t² बाय 2 और ये 2 खत्म हो गया, तो t², वैल्यू जाएगा 0 टू t, तो फाइनली ये आया आपका जस्ट t³ बाय प्लस t², ये वेलोसिटी जो है जो कि टाइम का फंक्शन है वो मिल गया। हमें वेलोसिटी नहीं बताना है, हमें पोजीशन बताना है, तो एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
चलिए एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम चलते हैं x इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स, इसको इंटीग्रेट करने की वेलोसिटी को, लेकिन x ना लिख के पिछले की तरह हम इसको dx लिखेंगे। और अब यहाँ पर फिर हम इनिशियल कंडीशन रखेंगे। t इक्वल टू 0 पर पोजीशन कहाँ था, क्वेश्चन में बोला कि 0 पर है, देखिए ओरिजिन पर है, ओरिजिन है तो मतलब 0 है, ये x जो है सो 0 है। और t इक्वल टू कितना पूछा, 2 सेकंड पूछा ना, या तो 2 सेकंड लिखें या t लिख के बाद में लिख देंगे, अभी t लिखते हैं बाद में लिख देंगे। ये x जो है कितना है, x रख लिए। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया आपका, सिंपली आया x माइनस 0, और राइट हैंड साइड में वो तो निकालना पड़ेगा, v के वैल्यू रखिए, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे और टाइम जो है सो जाएगा t इक्वल टू 0 टू t। लेफ्ट हैंड साइड में x आ गया और ये आपका हो गया t टू द पावर 4/4, ये आ गया t क्यूब बाय 3, लिमिट रखिए 0 टू t, और फाइनल आपका वैल्यू आ गया, केवल ये वाला वैल्यू सर्वाइव करेगा, ये तो सर्वाइव करेगा नहीं, जस्ट t टू द पावर 4/4 प्लस t क्यूब बाय 3। ये टाइम का फंक्शन है और हमसे जो पूछा गया है वो पोजीशन पूछा गया है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t के जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 टू द पावर 4/4 प्लस 2 टू द पावर 3/3, 2 टू द पावर 4 कितना हो गया, 2 4 8 16, 16 हो गया, 16/4, 2 4 8, 8/3। ये हो गया फर्स्ट वाला 4/8/3, सो 20/3, ये आपका आ रहा है 6.67, इतना मीटर आएगा, 6.67 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये आपका आंसर हो गया। तो मेन बात इसमें जो है वो आपको ये याद रखना है कि जब आपसे कोई वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो आप बिंदास फार्मूला लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन यदि स्केलर क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो आपको पता करना पड़ेगा कि अपना डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर पहले वेलोसिटी 0 होगा वहीं पर चेंज हो रहा है, तो वो टाइम पता करना पड़ेगा जब वेलोसिटी 0 हो रहा है, और हमें इस टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। जब हम x निकालेंगे यहाँ पर तो हम ये पूरा स्टार्टिंग से फाइनल नहीं ले जाएंगे, हम स्टार्टिंग ये जब हम पोजीशन निकालने जा रहे हैं ना, या डिस्प्लेसमेंट यहीं से निकल जाएगा, इसी का डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट है उसको जब हम निकालने चाहेंगे स्केलर क्वांटिटी निकालने के लिए समय, तो स्टार्ट करेंगे 0 टू t1 जहाँ पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और t1 टू फाइनल टाइम जो हमसे पूछा गया है वैसे इसको करना पड़ेगा, इसका मॉड लेना पड़ेगा, इसका मॉड लेना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A block of mass small m is placed on a rough inclined plane with angle of inclination theta. ये देखिए आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज μs, μs इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन व्हेन द इंक्लिनेशन एंगल इज इंक्रीज टू 30 डिग्री, 30 से कम रहता है तभी स्लाइड नहीं करता है, 30 पर आके स्लाइड करता है। इस एंगल का एक स्पेशल नाम है, इस एंगल को कहते हैं रिपोज एंगल ऑफ रिपोज एंगल कह सकते हैं, रिपोज एंगल, या फिर इसको कहते हैं कह सकते हैं स्लाइडिंग एंगल, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, जो भी आपको पसंद हो आप कह सकते हैं। मैंने इस एंगल के बाद, इस एंगल पर थीटा के इस वैल्यू पर ये जो है सब स्लाइड करने को है, इधर चलने को है, किस एक्सलेशन से, 0 एक्सलेशन से, लेकिन चलने को है, रुका हुआ नहीं रहेगा, राइट। तो ये आपका वैल्यू है। और आपको पता है कि ये जो एंगल ऑफ रिपोज है वो कितना होता है, उसका टेंजेंट जो है वो म्यू होता है, म्यू एस। इसको आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको यदि ये पता रहेगा तो कैलकुलेशन एग्जामिनेशन हॉल में बच जाएगा। देखिए मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। इस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 नहीं 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला तो इसका वेट लग रहा है, दूसरा ये दोनों कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और तीसरा ये नीचे गिरने के में है तो टेंडेंसी इसका ऊपर में जो एफ एस है वो लग रहा है, और एफ एस का जो वैल्यू है यहाँ पर अभी वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम म्यू एस, क्योंकि गिरने गिरने के सिचुएशन में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये रोक नहीं पा रहा है, इसके बाद और ज़्यादा फोर्स नहीं दे पा रहा, नहीं तो गिरने का सिचुएशन में नहीं रहता। तो ये 3 फोर्सेस जो है सो काम कर रहा है इस पर, और 3 फोर्सेस के अंडर में अभी ये जस्ट गिरने गिरने को है, मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो हम इसको जो है एक ए ड्रॉ कर सकते हैं, ये एंगल आपका थीटा हो गया। एम जी का हम कॉम्पोनेंट में
बना देते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। एम जी का इधर जो कंपोनेंट आया वो हो गया एम जी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आया एम जी साइन थीटा। ये एफ एस और एम जी जो है दोनों सेम है, एम जी साइन थीटा है, ये दोनों सेम, क्योंकि गिरने गिरने को है। और एफ एस होता है म्यू एस एन इजकल टू एम जी साइन थीटा। अब एन का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ इधर जो है सो एन जो है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर मोशन में देख रहे हैं और ये पैरेलल में देख रहे हैं। परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन में कोई मोशन नहीं है, उधर उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये दोनों फोर्स मिलके जीरो फोर्स बना रहे हैं, नेट फोर्स जीरो। सो जितना ऊपर में फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा है। वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी खत्म हो गया और यहाँ से आपको मिल गया टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, जहाँ पर थीटा जो है सो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग है। तो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर याद रखिए कि इतना हमारा भाई टेन थीटा का वैल्यू म्यू एस है, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज है। नाउ पूछा क्या है, ये आपसे तो पूछा नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एफ अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड अपवर्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द प्लेन। अभी किधर गिरने का टेंडेंसी है उसका, देखिए अभी जो गिरने का टेंडेंसी है वो नीचे है, ठीक है, नीचे गिर भी रहा है। थोड़ा सा यदि आप उसको हिट कर दीजिए तो वो टैप कर दीजिए थोड़ा सा, तो क्या होगा, नीचे जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, एक्सलेशन नहीं रहेगा। लेकिन अब वो चाह रहा है कि इसको ऊपर जाने का टेंडेंसी रखा दीजिए, थोड़ा सा हिट कर देंगे, मतलब टैप कर देंगे तो ऊपर जाएगा कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक्सलेशन नहीं, लेकिन जाएगा ऊपर। अब तो उसके लिए हम इसको फिर फिगर बनाते हैं। अब फिगर तो वही है, ये थीटा है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम जो ब्लॉक का बनेगा फोर्सेस थोड़ा उलट जाएगा, राइट। एक फोर्स देखिए इसमें है, वेट है एम जी, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और तीसरा फोर्स जो है सो अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अब ये जाने का इसका टेंडेंसी इधर है विथ जीरो एक्सलेशन, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये लेफ्ट में जा रहा है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, ठीक है। और इधर जाने जाने को है तो ये फोर्स भी मैक्सिमम ही लगेगा, क्योंकि थोड़ा भी ज्यादा देंगे तो चलने लगेगा, तो ये उससे ज्यादा रोक नहीं पा रहा है। तो देखिए तीन फोर्सेस आपके पास है, और ये अब जो है सो इक्विलिब्रियम में है एक तरह से। तो फिर यहाँ पर हम इसको पहले की तरह कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे डिकम्पोज कर लेते हैं। ये आपका एम जी कॉस थीटा हुआ, ये आपका एम जी साइन थीटा हुआ, डॉटेड लाइन वाला डिकम्पोज है, फोर्सेस है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हमें ये निकालना है कि इस पर इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, तब जाकर के ये इधर चलने का पोजीशन में रहेगा, उसी का एफ मिनिमम फोर्स बता रहा है, पूछ रहा है। तो एफ जो है मिनिमम फोर्स हमारा एफ है, वो लगाया, वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो काउंटर कर रहा है पहले तो इसका वेट जो है, वेट का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा को, और दूसरा इस फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको भी बैलेंस कर रहा है, उसको भी काउंटर कर रहा है, तब जाके ये ऊपर चलने चलने की सिचुएशन में आएगा। और अभी हमने देख लिया है कि एफ एस मैक्स जो है सो कितना है, एम जी साइन थीटा है, देखिए यहाँ पे। और नहीं, यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखोगे म्यू एस एन, ये फर्स्ट टाइम में, और सेकंड टाइम में एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा का वैल्यू आपने म्यू निकाल ही लिया है, तो यहाँ से वैल्यू सबका रखिए और फिर वो सारे चीज़ कीजिए। तो मैं उतना क्यों करूँ, मैं यहाँ देख चुका हूँ एफ एस इसकल टू एम जी साइन थीटा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एम जी साइन थीटा, तो हमारे पास आ गया टू एम जी साइन थीटा। सबका वैल्यू हमें पता है, तो यही मिनिमम हमें मिल गया। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए। मास देखिए कितना है, मास तो एम के टर्म में लिखना है, और एंगल जस्ट थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो आपका वैल्यू हो गया फाइनली टू एम जी साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो ये आ गया एम जी। और म्यू को मैंने कहाँ खा गया, और म्यू का तो जरूरत ही नहीं पड़ा, राइट। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, यही वैल्यू है एम जी। आंसर आपका एम जी मैंने लिख के एम जी साइन थीटा लिखा हुआ है।
साइन 30, एम जी साइन 30, एम जी साइन थीटा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा? 2 mg sin 30 है, 2 mg sin 30, ये फोर्थ वाला आंसर हो गया आपका। देखिए ये तो पूरा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन आप बिना कैलकुलेशन के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। जो चारों ऑप्शन है वो आप उससे देखेंगे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे करेंगे? पहले देखिए ये पॉसिबल है क्या एम जी साइन थीटा? यहाँ पर जो ब्लॉक है उसको जाना है ऊपर, इधर ये फोर्स हमें लगा रहे हैं, और हमें पता है कि इधर इसका एक एम जी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट है, राइट? इधर एम जी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट और फ्रिक्शन भी है। अब यदि ये इधर जा रहा है तो एक फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ये एफ जो है सो एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस होगा, और एफ एस जीरो नहीं है, तब ये तो होगा नहीं। यहाँ पर एम जी साइन थीटा से भी कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। कैसे? यहाँ पर जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस है, एफ एस पॉजिटिव फोर्स है, ये दोनों का सम है। यहाँ पर उसका क्या किया, यहाँ पर जो है उसका माइनस कर दिया, कम कर दिया, और कम कर दिया तो नहीं पॉसिबल। एम जी कॉस 30, 2 mg cos 30 ये पॉसिबल है या 2 mg sin 30 पॉसिबल है? यदि यहाँ पर हम देखें तो इधर जो कंपोनेंट नजर आ रहा है वो mg sin 30 है, और उसके साथ में हम क्या ऐड करेंगे कि 2 mg cos 30 बनेगा, वो कोई मायने नहीं रखता, राइट? एम जी साइन थीटा में हम कुछ एम जी साइन थीटा ऐड करेंगे तो 2 mg sin 30 बनेगा, तो ये भी वैसे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर बिना कैलकुलेशन का जस्ट इंट्यूशन से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऑप्शन 4 सही है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म रॉड of length L and mass capital M is pivoted at one end. It is released from rest in a horizontal position. The angular speed of the rod when it is in the vertical position कितना है? ये रॉड है, ये यहाँ पर पिवोट किया हुआ है पी पॉइंट पर, और ये जो है इसको यहाँ से छोड़ दिया गया है, इनिशियल स्पीड 0 है, ये आ गया आपका ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, ये आपका वर्टिकल पोजीशन में आ गया ए टू टी। यहाँ पर u इसका 0 है तो एंगुलर स्पीड भी 0 है, यहाँ पर इसका एंगुलर स्पीड कुछ है, और वही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर फोर्स लग रहा है, हम ये सोच सकते हैं जो फोर्स हर जगह लग रहा है सबको हटाकर ये पॉइंट पार्टिकल ले लेंगे, यहाँ पर वहां पर फोर्स लग रहा है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, हम स्मॉल एम लिखते हैं, यहाँ पर लग रहा है। जब इस पोजीशन में आया तो मास कहाँ पर है, लग रहा है, वेट कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। यदि हम इसको रेफरेंस लाइन माने, इस लाइन को रेफरेंस लाइन माने, किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब ये ए से बी पोजीशन में आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया, राइट? कितना लॉस हो गया, ये L/2 होगा, mg L/2 इतना हुआ लॉस इसका पोटेंशियल एनर्जी, और जो लॉस हुआ वही कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। बस यही सब निकाल लेंगे, बहुत सबसे सिंपल तरीका है ये, कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना देखा आपने, mg यहाँ पर था, कितना नीचे आ गया, L/2, mg L/2 आया, mgh इतना लॉस हो गया, तो वही काइनेटिक एनर्जी का गेन है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये 2 खत्म हो गया, ओमेगा कितना आया, ओमेगा आ गया mg/L/I, यही आपका आंसर है। लेकिन आई का वैल्यू कितना दिया है वो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि आई का वैल्यू कितना होगा। आई का वैल्यू होगा, आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक इंट के अबाउट में है, तो एक इंट के अबाउट में ml²/3 होता है, सेंटर के अबाउट में ml²/12 होता है। यही वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। mgl, आई के वैल्यू हम ml² रखने वाले हैं, ml²/3
एक m चला गया, एक l चला गया और फाइनली आ गया 3g/l। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी आ गया 3g/l, ऑप्शन नंबर 3। शायद हमने आंसर जो आपको दिया था उसमें मैंने 4 का सही दिखाया था, जो कि गलत है। करेक्ट जो है वो 3 ही है, करेक्ट ऑप्शन 3 है। 4 मैंने वहां बताया था, वो गलत है एक्चुअली। समहाउ वो जो है सो गलती से लिखा गया पर 4। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। यूजुअली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए सर्कुलर ले लेते हैं। कितना हाइट है? एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस, और रेडियस जो है r है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट में घूम रहा है, इज v0। If the satellite is suddenly given an instantaneous impulse such that its velocity becomes 1.5 v0 tangentially, what will be the nature of the new orbit? तो देखिए, इसको पहले फिगर बनाते हैं। तो ये रहा आपका धरती है, यहाँ पर कुछ इस तरह से धरती रख लीजिए। यहाँ पर एक घूम रहा है, इसको इम्पल्स दे दिया गया, इसका स्पीड होना चाहिए था v0, 1.5 v0 कर दिया गया, बढ़ गया 150% हो गया, पहले का 50% बढ़ गया, राइट। ये v0 था, यहाँ पर ये v0 से अपना घूम रहा है, मस्ती से अपना चारों चक्कर लगा रहा है। अब क्या किया, इसको एक इम्पल्स दिया और स्पीड को जो है सो v0 से बढ़ा के 1.5 v0 कर दिया गया। और ये रेडियस यहाँ पर जो है आपका r है, ये हाइट h है, उसे भी रहने दीजिए। ये हाइट और रेडियस दोनों को मिला के स्मॉल r कहेंगे, हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये सवेरे में तो आंसर देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा उसके बाद में, नेचर क्या होगा इसका नया ऑर्बिट का? क्या ये यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा, ये ऐसा होगा क्या? दूसरा कलर, पहले इधर, ऐसा होगा क्या? बड़ा रेडियस में मूव करने लगे, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, या पैराबोला का ऑर्बिट करेगा। पैराबोला यहाँ से आया, सीधे निकल जाएगा अपना, ऐसे ही ऐसे करके जो है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे, बस ऐसे करते हुए निकल जाएगा इन्फिनिटी की ओर। या फिर हाइपरबोला ऑर्बिट, हाइपरबोला और ऑर्बिट में जाएगा, ये इधर से निकलेगा और इधर से चला जाएगा, उधर भाग जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। क्या पॉसिबल है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि यदि कोई सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, कोई सैटेलाइट ही है, इसके पास टोटल एनर्जी कितना होता है? जो टोटल एनर्जी सैटेलाइट का है या इस सिस्टम का है जो है, दोनों मिला के, वो होता है कितना? -gmm/2r। r जो है सो आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल h है, मतलब ये है r आपका पूरा, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ये होता है एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी केवल ग्रेविटेशन के केस में नहीं होता है, हर उस फोर्स के केस में होता है जहां फोर्स जो है 1/r² जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के केस में भी होगा। यदि मान लीजिए जेडी यहाँ पर प्रोटॉन न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उस केस में भी हम सेम कह सकते हैं। यहाँ पर जी जो है कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो कांस्टेंट है, यहाँ पर इसका कांस्टेंट है 1/4πε0, उससे कन्वर्ट हो जाएगा और कोई फर्क नहीं। यदि कहीं और कोई फोर्स 1/r² आपको नजर आए, तो इस तरह से बाउंडेड सिस्टम हो, अपने चक्कर लगा रहा हो, तो -gmm/r, जी कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का वैल्यू बदलेगा, बाकी सब जैसे का तैसे रहेगा। ये आपका टोटल एनर्जी है, राइट। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी हर जगह सेम है और पोटेंशियल एनर्जी भी हर जगह सेम है। जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, और वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी भी सेम, हर जगह सेम है। ऑफ कोर्स टोटल एनर्जी तो सेम रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होल्ड करता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ऐसा ना होकर एक एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा हो। ठीक है, एलिप्स बना नहीं, इसको बनाते हैं एलिप्स अच्छा से। ये मान लीजिए आपका एलिप्स है, और इस एलिप्स में सूरज कहाँ होता है? एक फोकस पर। दो तो फोकस होते हैं, यहाँ पर सूरज को डाल दिए और धरती इधर जो है इसके चारों ओर घूम रही है। अब देखिए कि यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सब अलग अलग। यहाँ U1 है, यहाँ U2 है, यहाँ U3 है, क्योंकि डिस्टेंस इससे हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम है, ऐसे करके चल रहा है। तो उसी की टोटल एनर्जी तो सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसी हिसाब से अपना ढल जाता है। K1 हो गया, यहाँ K2 हो गया, यहाँ K3 हो गया, और इसका जो सम है K प्लस U, वो कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कितना होता है? यहाँ पर आप जो देख रहे हो बिल्कुल वैसे यहाँ भी लिखना है। कितना लिखें? -G/2R। R यहाँ पर आपका रेडियस है, ये वाला इस ऑर्बिट का रेडियस है। यहाँ पर जो है सर्कल, सर्किल तो है नहीं, तो रेडियस कौन सा ले? तो रेडियस नहीं लेते हम, यहाँ पर लेते हैं ये डिस्टेंस। ये आपका जो दिख रहा है टोटल, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, उसका हाफ लेते हैं रेडियस के जैसे। हाँ, और 2a क्या हो गया? इधर भी ये है ना, तो 2a हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। या फिर इसी को लिख सकते हो -Gmm/2a को हम सीधे लिखते हैं आर मीन प्लस आर मैक्स। जो फोकस है सूरज है, यहाँ से इसको हम आर मीन कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, और ये आर मैक्स है। दोनों को ऐड करेंगे तो मेजर एक्सिस आएगा, यही मेजर एक्सिस है, 2a मेजर एक्सिस। तो इतना ही फर्क है एलिप्स में और इसमें। तो हम यहाँ पर आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो, कैसे आता है इसमें, इस केस में भी, चाहे एलिप्स में हो चाहे सर्किल में हो, निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको उतना करके नहीं दिखा रहे हैं, हम सिंपली आपको बता दे रहे हैं कि इतना आता है। और एनर्जी जो है सो आपका है -Gmm/2a। सर्किल के केस में ए जो है सो आपका रेडियस हो गया, और एलिप्स के केस में ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आप एनर्जी निकालिए। ये तो आपका एनर्जी तब है जब आपने इस केस के लिए एनर्जी, राइट, अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है तब एनर्जी है। लेकिन अब आपने इसको ज़्यादा एनर्जी दे दिया है, तो ये एनर्जी कितना आ रहा है सो निकाल के देख लीजिए आप, उसके हिसाब से हम सोचेंगे। अब देखिए यहीं पर ए जो है, ए जो है सो यदि हमारा एक से कम है, पॉजिटिव है एक्चुअली, तो ये हमें क्या देगा? एक एलिप्स देगा। और सर्किल कब देगा? ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन सर्किल का मतलब है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर जगह सेम रहे। एलिप्स इसका ज़्यादा जनरलाइज्ड केस है। लेकिन ये यदि नेगेटिव हो गया, ये जो है सो जो ए का वैल्यू यदि इंफिनिटी हो गया, तो ये हो गया आपका पैराबोला। आप कॉनिक सेक्शन में सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यदि ए जो है सो आपका नेगेटिव हो गया, तो ए बन गया आपका हाइपरबोला। ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर ए यदि पॉजिटिव है तो एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ए यदि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं इन्फिनिटी है ना, तो आपका एनर्जी कितना आएगा? 0 आएगा।
और ए यदि नेगेटिव है, ये नेगेटिव हुआ तो ए नेगेटिव और ए नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, एनर्जी आपका पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है हाइपरबोला। तो पॉजिटिव यदि एनर्जी आया तो हाइपरबोला, नेगेटिव एनर्जी आया तो बाउंडेड सिस्टम है, या तो एलिप्स होगा, और उसी का स्पेशल केस सर्कुलर मोशन हो सकता है। और यदि ये इन्फिनिटी आया तो यानी कि एनर्जी जीरो हो गया, तो ये पैराबोला हो गया। तो ये तीनों में से कौन सिचुएशन है यहाँ से देख लेंगे। फिलहाल जो है जब यहाँ पर था तो ये आपको फुलफिल कर रहा था, ये पॉजिटिव है। ये का वैल्यू जो है सो एक्चुअली कैपिटल आर प्लस एच था, ये वैल्यू है, पॉजिटिव है। तो अब हम इसका एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे कि इसका एनर्जी कितना है। चलिए तो इसका एनर्जी निकालते हैं अब हम। फाइनल एनर्जी जो है, तो दो एनर्जी है इसके, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल कितना होंगे, माइनस जी एम एम बाय आर। फिगर फिर देख लीजिए, ये जो हाइट है वही का वही हाइट है, यही आर है हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम, पहले था वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर था ना पहले, अब ये 1.5 वी नॉट हो गया इतना देने के बाद में। तो ये कितना हो गया, प्लस ये हो गया m/2 टाइम्स 2.25 वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है जिसका वैल्यू होता है gm/r, स्मॉल आर, यही होता है इसका वैल्यू। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m/2 टाइम्स 2.25 टाइम्स gm/r। अब देखिए कितना आया है, ये हो गया 1.125 समथिंग ऐसे, और इसमें से जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं, gmm/r कॉमन है, इसको बाहर कर लिए, ये आ गया 2.25/2 माइनस 1, कितना आया gmm/r, ये हो गया 0.25/2। वैल्यू से मुझे मतलब नहीं, हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव उससे मतलब है। ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है यदि हम इस बात, इसका भी तो एनर्जी हम लिख सकते हैं -gmm/2a, और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ए जो है सेमी मेजर एक्सिस ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो कौन सा मोशन, कौन सा मोशन ये दिखाएगा, हाइपरबोला। ये आपका आंसर है, हाइपरबोला। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या करना था आपको कि एनर्जी निकालना है इस केस में। इस केस में एनर्जी निकालिए और देखिए वो क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया इसलिए ये हाइपरबोला हो गया। नेगेटिव रहता तो आप तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता। और ये जो सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कोई भी फोर्स जो है यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो लग नहीं रहा है ना, इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो ये यहाँ से ऊपर उठ कर जा नहीं सकता। यदि ये घूमता अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता, मान लीजिए नेगेटिव अब भी रहता, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगता, क्योंकि इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी हर जगह सेम होना चाहिए, और इसे यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है इसके पास। कैसे जाएगा, इधर से जाएगा या फिर घूम के यहीं पर बाउंडेड है। इसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया हाइपरबोलिक। क्वेश्चन यदि चेंज कर दे, जैसे वैल्यू चेंज कर दीजिए, 1.45 की जगह आप ट्राई कीजिए घर में 1.2 के को डाल के, देखिए ये निगेटिव आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट नंबर 14 के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।